तो देखो बेटा, आज स्टार्ट क्या करना है हमको? आज स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक समझो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर का कलेक्शन है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइन। देखो लास्ट ईयर मतलब 9th क्लास में और 10th क्लास में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से थी, है ना। मतलब क्या था, मतलब 9th क्लास में 10th में कुछ बेसिक सी डेफिनेशन थी और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम लोग। देखो पहले समझ लो ये होता क्या है, फिर इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर डील करना है। मतलब मेनली स्टार्ट क्या करना है हमको, स्ट्रेट लाइन, बट इट कम्स अंडर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो समझो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से क्लियर है, इसको हम बोलते थे प्लेन ज्योमेट्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लेन। ऑब्वियसली मतलब जो भी हम डायग्राम बनाएंगे किस पे बनाएंगे? प्लेन पर बनाएंगे, बोर्ड पर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे समझना, जैसे किसी, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से 5 मिनट का टाइम लेंगे। तो इसमें क्या है, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो बोलेंगे सर इस पॉइंट की पोजीशन, बोले इसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, या अलोंग एक्स एक्सिस, बोले सर 2 यूनिट है, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में 3 थी। तो इसको हम लिखते थे 2,3। सबको मालूम है। तो ये क्या बताता था? ये बताता था पोजीशन ऑफ पॉइंट, अल्टीमेटली पॉइंट। सर पॉइंट के बारे में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पूरी की पूरी ज्योमेट्री का बेसिक क्या है बेटा? पॉइंट है। ऐसे पॉइंट क्या होता है, फिर लाइन क्या होती है, सर्किल क्या होता है, दीज ऑल आर मेड ऑफ व्हाट? पॉइंट्स। तो ये तो थी सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा ओके। अब ये 9th की डेफिनेशन थी, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें हम लोग। ये बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा। ये 10th क्लास में बेटा इस टाइप की चीजें डिस्कस नहीं की जाती थी। ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब ये डेफिनेशन नहीं भी मालूम होगी ना तो क्वेश्चन तब भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनने वाले। सर ज्योमेट्री क्या, अलजेब्रा क्या? भाई अलजेब्रा मतलब सिंपली इक्वेशन यू कैन से। ओके देखो समझो, समझाने की कोशिश करता हूं। जो सिंपलेस्ट एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, कर्व है या लाइन है, ये क्या एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। ये जो है, यदि सिंपली मैं ये एक्स और वाई नहीं बनाता तो क्या बोलते हैं आप? सर ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज्योमेट्री हो गई। सर इसमें अलजेब्रा कहां से आ गया? देखो बताते हैं, देखना। ये जो लाइन है किससे मिलके बनी है? ये मिलके बनी है बहुत सारे पॉइंट से, ऑब्वियसली, है ना। लाइन भी हो सकती, कर्व भी हो सकता है, बट मैं लाइन लेके चल रहा हूं। तो इन पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो होगी। भाई इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं, इन जनरल एक्स और वाई होंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये क्या बताएगी? इक्वेशन। अच्छा, और जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करेगा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी ज्योमेट्री बनेगी। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ये हो जाएगी, सपोज जो भी इक्वेशन मान लेता हूं कि ये सपोज आया, तो ये क्या है बेटा? हो सकता है कुछ और आ जाए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या है? सर ये तो अलजेब्रा है। किसके बीच में? दो वेरिएबल के बीच में। तो इनमें रिलेशनशिप क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल टू 5। लेकिन जब इसको डेवलप करेंगे, ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या हो गया?
ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ये बन गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइन, जो इतना अपने को डिटेल में डिस्कशन नहीं भी करें तो भी काम चल जाएगा। फाइन, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दी मैंने डेफिनेशन किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन। अब समझो 9th क्लास में 10th क्लास के जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, चलिए समझो, तो उस 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में सबसे पहले आपने क्या सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सब बेटा रिक्वायरमेंट आने वाली है आपको, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, ड्राइव नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली बस लिख देंगे। देखो, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, फाइन, अच्छा, और इसके कोऑर्डिनेट समझो ये होगी, और इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, तो इसके बीच की डिस्टेंस, भाई क्लासिकल ज्योमेट्री में, सिंपली ज्योमेट्री में क्या बोलते थे कि सर आप तो बताओ कि स्केल से मेजर कर लिए डिस्टेंस आ गई, लेकिन नहीं, मेरे पास इस पॉइंट की पोजीशन मालूम है, इस पॉइंट की पोजीशन मालूम है, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, वो क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब तुम समझो, एक से बी की डिस्टेंस या बी से ए की डिस्टेंस, कुछ भी लिखूं बात तो एक ही है, तो तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ये सीखा था। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने सीखा था जो काफी यूजफुल था, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखा था हम लोगों ने, ठीक है, एरिया ऑफ नहीं सॉरी सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला यार समझो, इसमें 10th क्लास में एक ही फॉर्मूला था, इंटरनल डिवीजन। अब इसमें एक चीज और आने वाली है, एक्सटर्नल डिवीजन, बताते हैं। देखो, तो सेक्शन फॉर्मूला दो होते हैं, एक होता है इंटरनल, देखो, एक होता है इंटरनल डिवीजन, ये हम लोगों ने सीखा है 10th क्लास में। क्या होता है समझना, समझो एक मिनट। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया P और एक पॉइंट लिया मैंने Q, ठीक है, और इसके ऐसे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट होंगे, x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, x2 y2। इसके बीच में, सेंटर में नहीं एग्जैक्टली, बीच में कहीं भी पॉइंट हो सकता है, मान लेते हैं वो r, जो इस पूरी लेंथ को m/n में डिवाइड कर रहा है। मतलब ध्यान समझना, पी आर, दैट मीन्स यहां लिखता हूं मैं, P की डिस्टेंस R से और Q की डिस्टेंस R से, ये जो रेशियो है ये m/n दिया होता था। फाइन, तो R के कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगी इसकी, तो R की जो पोजीशन होगी, R के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, देखो हो जाएगा mx2। जो इसका भी डेरिवेशन 10th की बुक में, NCERT में, लेकिन ड्राइव नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पस पहला है कि जितने भी कॉन्सेप्ट 9, 10 में सीखे सब रिवाइज कर लें, सब यूज होने वाले धीरे धीरे। अच्छा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग, my2 my1 अपॉन, ठीक है, तो ये था इंटरनल डिवीजन, नया आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपको पहले से मालूम था। अब समझना, इंटरनल डिवीजन हो गया, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ये नया है आपके लिए। एक्सटर्नल, इसको सुनना ध्यान से बेटा, बिल्कुल नई चीज है और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है समझो, जैसे मैंने बोला कि P एक पॉइंट है
और Q एक पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब R एक पॉइंट बाहर बैठा है, तो बैठा मतलब ऑब्वियसली R इस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं पे है। तो R जो है PQ को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कैसे कर सकता है भाई? R जो है भाई, कोई पॉइंट यदि अंदर होगा तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, तो इसको तो बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। बाहर से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है समझना? बाहर से डिवाइड करने का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, ये लेंथ m है, बिल्कुल हो सकता है, और ये लेंथ है, देखो ध्यान, तो इसलिए मैं अलग से लिखा था। जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सुनो ध्यान से, जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट की डिस्टेंस गिवन टू पॉइंट्स, देखो r डिवाइड कर रहा था इंटरनली, तो r की डिस्टेंस p से, r की डिस्टेंस p से अपॉन r की डिस्टेंस q से, देखो यस। तो चूंकि r अंदर था तो इसको हमने क्या बोल दिया? इंटरनल डिवीजन। अब देखो r की डिस्टेंस p से और r की डिस्टेंस q से, चूंकि r बाहर बैठा हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सटर्नल डिवीजन। फाइन। अच्छा देखो, तो फॉर्मूला इसका सब कुछ सेम रहता है ना, सेम फॉर्मूला रहता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो जाएंगे mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस एन, my2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस एन। जैसे 10th क्लास में डेरिवेशन था ना, इंटरनल डिवीजन को सेम डेरिवेशन कहा जाएगा। अब चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल डिवीजन का एक स्पेशल केस था, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते थे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते थे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया? यदि R एग्जैक्टली जो है इंटरनल डिवीजन में R एग्जैक्टली P और Q के बीच में आ जाए तो हम R को बोलेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। तो इफ, इसमें नहीं, प्रीवियस वाले में, इफ m इज इक्वल टू n आ जाए, देन इन इंटरनल डिवीजन, इन इंटरनल डिवीजन, तो R की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या बन जाएंगे? कहाँ लिखा है फॉर्मूला? ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद था एक चीज और, कौन सा? व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले काम को नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं आपसे। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने 10th क्लास में सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये शायद लास्ट ईयर के सिलेबस से हट गया था, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। देखो, तो ए यदि x1 y1 है ना, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट है x3 y3। फाइन। तो ऑब्वियसली हम एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बट अब एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। तो जो ड्राइव होके फॉर्मूला आया करता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, ये तुम फैमिली, और ये लगाया मैंने मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगाते हैं? बाई चांस आंसर नेगेटिव आ जाए तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड पॉजिटिव कर देगा। ऐसे याद किया था हम लोगों ने। x1 यहां लिखा था, x2 यहां लिखा था, x3। फाइन। अच्छा ओके, तो साइक्लिक चलता है, 1 के बाद आएगा 2, फिर 3, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2। फाइन। अच्छा, ये हमारे पास नॉलेज था। अब एक कंडीशन थी, इफ, यदि कैलकुलेशन करते करते ऐसा जाए कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए, हमने कैलकुलेशन किया और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, तो ट्राइंगल का एरिया बेटा कभी 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब था ABC की ज्योमेट्री क्या थी? देन
ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। क्लियर है? ट्राइंगल का एरिया निकाला और एरिया 0 आ गया, तो पॉइंट क्या, देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ। मैं बोलूंगा ये 3 पॉइंट है, आपको थोड़ी मैं लाइन है पे है कि नहीं है, ये 3 पॉइंट कोई भी दे दिया आपको और एरिया निकाला और 0 आ गया, तो एरिया 0 नहीं आ सकता। एरिया 0 तभी आएगा तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाया करें, मतलब इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा देखो, एक कंडीशन और भी थी, ऐसा भी था डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब दो लेंथ का सम थर्ड लेंथ के बराबर आ जाए, तब भी हम क्या बोलते थे कि ए बी सी आर कोलिनियर। फाइन, सबको याद आ गया बेटा ये? चलो एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर कुछ मैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सब बता दूंगा आपको, है ना? फिर नोट करो इसको। देखो, तो ये तो बेटा एनसीईआरटी का कंटेंट था, ठीक है। अब कुछ कंटेंट ऐसा है जो बीच बीच में रिक्वायरमेंट हमको आएगी, ठीक है। देखो, पढ़ा हुआ तुमने पहले से है, बट नॉट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन द क्लासिकल ज्योमेट्री, जो हम लोग नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़ते हैं। देखो, तो एक वर्ड होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर? ये होता है, देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। देखो समझो, हालांकि मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ये जो है एनसीईआरटी के मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो, एबीसी ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, वर्टिसेस के, ये हो गया, ठीक। अब यहां पे लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, तो मीडियन क्या होता है? देखो, ये जो वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं ये पी, तो पी क्या है? पी है बीसी का मिड पॉइंट। तो जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन। क्या बोलेंगे? मीडियन। सबको मालूम है पहले से? अच्छा, एक और मीडियन है, बी का अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए सी हो गई। बी का अपोजिट साइड ए सी है, तो ए सी का मिड पॉइंट हो गया ये, तो क्यों बोलता हूं। अच्छा, और देखो सी जो है, सी का अपोजिट साइड ए बी है, सी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी है, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो सुनना है, तो कंफ्यूजन में ये नहीं होना चाहिए सर मैं मीडियन बनाऊं तो हो सकता है मीडियन, थर्ड वाली मीडियन यहां से पास हो जाए, यहां से पास हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तीनों की तीनों मीडियन बेटा एक ही पॉइंट से पास होती हैं, है ना? हम इसको प्रूव भी कर लेंगे बाद में। तो ये तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। अब देखो, ये भी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए क्या, कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये सेंट्रॉइड होता है लेंथ ऑफ मीडियन को, सेंट्रॉइड लेंथ ऑफ मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब इसको सेंट्रॉइड को जी बोलूं मैं, तो सुनना ध्यान से, ए जी अपॉन जी पी ये हो, या बी जी अपॉन जी पी, जीपी जी क्यू, सॉरी जी क्यू, या फिर सी जी अपॉन जी आर। ये रेशियो हमेशा, अब ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन ध्यान है हम लोग ट्राइंगल में इसको प्रूव कर सकते थे। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला टॉपिक था ना, उससे अपन इस रिलेशनशिप को प्रूव कर सकते थे। ये प्रूफ नहीं करना, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही मैंने बोला ये सेंट्रॉइड है, तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे इसके, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो होते थे ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z तो है नहीं ना, ऑब्वियसली z तो है नहीं, मैं 3D में पहुंच गया,
ये। तो ये था बेटा सेंट्रॉइड। फाइन। अच्छा अब देखो, सेंट्रॉइड के बाद होता है इन सेंटर। इन सेंटर, हालांकि इस इन सेंटर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे 11 में, क्योंकि जिससे कॉन्सेप्ट बनता है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारे इसमें नहीं है। किसमें? एनसीईआरटी के सिलेबस में। देखो बताता हूं, तब भी इन सेंटर हमको मालूम होना चाहिए। इन सेंटर होता क्या है? ए बी सी, ए बी सी। फाइन। देखो इसके कोऑर्डिनेट तो छोड़ो, बाद में लिख लेंगे। ये जो एंगल है ना, एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, तो ये एपी है। इस बार सुनना ध्यान से, एपी इस बार मीडियन नहीं है। एपी मीडियन नहीं है, एपी क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, और इसको ऐसे बना लेता हूं, बी क्यू। अच्छा ये हो गया। और सी आर, तीनों के तीनों ये क्या है? तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। फाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ये देखो ये होता है। क्लियर है? तो एपी मीडियन था, तो कोऑर्डिनेट। अब सुनो, इसके कोऑर्डिनेट बता देते हैं आपको क्या होता है। देखो, ए के अपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स में रूल बनाया गया, ठीक है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अच्छा ओके। ए के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं? x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 मानेंगे, इसके कोऑर्डिनेट मानेंगे हम x3 y3। फाइन। तो i के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो डेरिवेशन बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल लिखो इसका डेरिवेशन। देखो तुम इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, a x1 b x2 c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a y1 b y2 c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट। क्लियर है? चलो नोट करो इसको। दो और बच्चे हुए इसके बाद। देखो अब एक और है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समझो, इसके हम कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन डायरेक्टली बस एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। देखो समझो, ऑर्थो सेंटर होता क्या है बताते हैं। पहले शॉर्ट में लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है सर, एल्टीट्यूड कैसे बताते हैं आपको। ये मैंने फिर ट्राइंगल बनाया है, ए बी सी क्या है, ये ट्राइंगल है। अच्छा, अब इसमें ए वर्टेक्स है, तो ए से अपोजिट साइड पे हम बनाएंगे 90। देखो ए पी इस बार ना मीडियन है, मतलब ये जो ना साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ना ही ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब ए पी इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, सिंपली एल्टीट्यूड है। अच्छा,
दूसरा एल्टीट्यूड मैंने यहाँ कहीं से बना लिया, ये मान लिया मैंने, और तीसरा मैंने यहाँ से बना लिया। बात सही मेरी? और तीनों की तीनों एल्टीट्यूड जो है ना वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। ऐसा नहीं था सी से जो एल्टीट्यूड बनाया हो सकता है वो बगल से निकल जाए, नहीं ऐसा नहीं होता थ्योरम में, ठीक है। तो इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। अच्छा चलो, तो इसके कोऑर्डिनेट हम नहीं बता सकते अभी, आइए समझिए जब क्वेश्चन आएगा ना तो बताएंगे। तो कैसे निकालेंगे बता देंगे आपको। ये बेसिकली पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा। पहले हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। तो लंबी कहानी है, जब क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे, ठीक है। अब लास्ट में आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक। देखो ये क्या होता है? ये मीडियन और एल्टीट्यूड की कंबाइंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके भी कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जब क्वेश्चन आएगा तब निकालेंगे, ठीक है। सुनो, तो BC जो है वन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो BC का मिड पॉइंट हो गया ये, मान लिया मैंने। अच्छा, और यहां से बनाएंगे हम क्या? एक एल्टीट्यूड। देख रहे हो, यदि इसको ज्वाइन कर लेता मैं तो ये तो मीडियन बन जाती। तो P मिड पॉइंट है और ये लाइन है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर। तो L क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। L क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अच्छा, और ये जो है ये मैंने मान लिया A3, ये BS, हाँ P, यहां से मानते हैं यस, ये लो, ये मिड पॉइंट यहीं पे हो गया। तो ये 90 भी है और इक्वल ही है। ये हो गई लाइन M, ये लाइन क्या हो गई? M, और तीसरी लाइन भी यहीं कहीं से पास होती है ना। तो मतलब सुनो, ये वर्टेक्स से पास होगी जरूरी नहीं है। ये जो लाइन्स है ना LMN, ये वर्टेक्स से पास होगी जरूरी नहीं है। ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल से पास होंगी और 90 पे भी कट करेंगे। ये 90 भी है N लाइन और इक्वली डिवाइड भी कर रही है इसको। तो ये जो पॉइंट है ना इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। तो क्या लिखें इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलो, तो इतनी थ्योरी हमको रिक्वायर्ड थी। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? स्ट्रेट लाइन, ठीक। पहले कंप्लीट करो उसको।